Every single day, I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा BOM का चैप्टर 2 चल रहा है, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। 3 टॉपिक्स कवर हो गए। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसको देख लेना। आज हम तीसरी वीडियो में 4th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? अब अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। हेनरी फ्योर अंकल की बात करें तो उसे एक मैनेजर का फंक्शन मानते हैं। लुइस ए एलन अंकल जो है कोऑर्डिनेशन को एक अलग मैनेजरियल फंक्शन मानते हैं, तो वो भी ठीक है। जेम्स डी मूनी जो है वो कंसिडर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है। राल्फ सी डाविस जो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम प्राइमरीली जो है वो उसे कंट्रोलिंग का वाइटल फेज मानते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग अंकल क्या क्या कहते हैं वो हमने सुन लिया। अब बढ़ते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। जो मूनी और रैली अंकल्स की डेफिनेशन है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? जो ग्रुप है, जो ग्रुप एफर्ट्स हैं, उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट, ताकि हम यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो कॉमन पर्पस है उसको पूरा किया जा सके उसकी तरफ। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन 12th में पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। ठीक है, ये डेफिनेशन इनकी है। अब ये जो एफर्ट है, ताकि जो फंक्शंस हैं और फोर्सेस हैं, किसके फंक्शन फोर्सेस? बिजनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शन और ये सब हैं फोर्सेस हैं, उनको वो स्मूथली चल सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके और इसमें जो है कम से कम फ्रिक्शन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिले। तो बेसिकली यार सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोऑर्डिनेशन का ये मतलब है कि एफर्ट्स को ऑर्डरली सिंक्रोनाइज करना, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके एफर्ट्स को, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकें। अब कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी आ सके। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्लेंड किया जाता है आपस में, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। यही बात बार बार बोली जाती है। अब कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, एक एक लाइन के हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहला है कि ये हर मैनेजरियल एक्टिविटी का एक एसेंशियल है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक एसेंशियल मैनेजरियल एक्टिविटी है, ये हर लेवल पे ज़रूरी होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उसको ऑर्डरली अरेंज किया जाता है। तीसरा है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मैनेजर्स करते हैं। और फोर्थ है इसका ये पर्पस है ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव करी जा सके टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। अब एक मैनेजर का एक एंटरप्राइज में जो बेसिक रोल है वो ये होता है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में उसके कंडक्टर का होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा चलता है तो सामने एक बंदा खड़ा होता है, हाथ लहरा लहरा के सबको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ठीक है, वो हारमोनी प्रोड्यूस करता है म्यूजिक में। तो कोऑर्डिनेटर की तरह जो मैनेजर्स है वो भी जो है ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो ग्रुप की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है, कुछ इस तरीके से करता है ताकि हारमोनियस रिलेशंस आए और यूनिफाइड एक्शन मिले, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। हर चीज़ में आप यही चीज़ घुसा दो, ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाए। बिजनेस एंटरप्राइज में कोऑर्डिनेशन जो है उसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले होते हैं बेटर रिजल्ट्स। अब कोऑर्डिनेशन जब हो रहा है तो एफर्ट्स की डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, फिर पता चला कि भैया हमने तो यही काम किया है तो गलत हो गया, डबल हो गया। आप अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी, टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी और उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप अच्छे क्रिएटिव टास्क में। तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और इंडिविजुअल लेवल पे जो है बेनिफिट मिलता है, फालतू चीज़ें नहीं होती। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। अब कोऑर्डिनेशन जो है उससे इकोनॉमी और एफिशिएंसी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते, एफर्ट्स भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन की वजह से ना डिलेज होंगे ना ब्रेकडाउन होंगे, इससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं डाइवर्स फील्ड्स में, ताकि रिजल्ट्स बेटर मिल सकें। अब ये एफर्ट जो उनका होता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है उनकी सर्विसेज में, ताकि उनको यूटिलाइज किया जाए, फुल्ली अच्छे से यूटिलाइज कर लिया जाए। कोऑर्डिनेशन जो है
वो इस इंटीग्रेशन में मदद करता है, जो एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन है और एक्सपर्ट्स की और या फिर स्पेशलिस्ट की, उनको अच्छे से इंटीग्रेट करने में कोऑर्डिनेशन की बहुत सहायता होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मीटिंग एनवायरनमेंट चैलेंजेस। जो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं मॉडर्न बिजनेस के, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, ताकि आप इन डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली पूरा कर सकें, यानी उनसे निपट सकें। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है आपका हाई मोरल। अब कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या है, एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है और उनका मोरल इम्प्रूव होता है। इससे ये होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाती है। वो अच्छे से पूरा दिल लगा के काम करते हैं यार, ताकि क्या पूरा हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स। अब यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है डब्बा वालास की, जो मुंबई के डब्बा वालास हैं। ये आपने 12th में भी पढ़ी होगी या फिर और भी कहीं सुना होगा, आई एम श्योर इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके सामने फोटो दिखा देता हूँ इसका, जो बुक में दिया हुआ है। आपको नहीं पता हो तो पढ़ लेना, या फिर गूगल भी कर सकते हो, डब्बा वालास की कहानी। अब अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से एसेंस है मैनेजमेंट का। जो कोऑर्डिनेशन है इसमें सारे फंक्शंस होते हैं, और ये सारे फंक्शंस में घुला मिला हुआ है, ना कि ये कोई अलग से फंक्शन है। मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन चाहती है, और अपने अलग अलग फंक्शंस करते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के दौरान उसे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और जब ये फंक्शंस जो है ना, जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इन्हें हारमोनियसली अगर रिलेट करे जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन अचीव करी जा सकती है। तो कोऑर्डिनेशन जो है इसी हिसाब से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सामने फोटो में देखो यार, POSDC POSDC के साथ आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब अगर अचीव आपको करनी है कोऑर्डिनेशन ना, तो आपको क्या है कि मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर परफॉर्मेंस में, हर फंक्शन में अंदर घुसी हुई होती है। किस तरीके से होती है, आइए दो लाइन में जान लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना होता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या नहीं मीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे। प्लानिंग जो है उससे बजट, पॉलिसी, प्रोसीजर उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन के टूल्स हैं। दूसरा पॉइंट है तो कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनाइजिंग में भी बहुत ज़रूरी होता है। सारी एक्टिविटीज़ को जो आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ग्रुप करना होता है और ढंग के लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचाना होता है। तीसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग थ्रू स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या है कि एक बैलेंस अटेन किया जाता है जॉब रिक्वायरमेंट और क्वालिटीज़ के बीच में। जो लोग आप एम्प्लॉय कर रहे हो अलग अलग जॉब्स में, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए जॉब में, उनको बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके एंटरप्राइज के, उनके वर्कलोड को देखता है, तो आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट इसमें करना होता है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्शन। जो डायरेक्शन फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये भी एक अटेम्प्ट है कोऑर्डिनेशन अचीव करने में। सुपरवाइजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये 4 जो इसमें पॉइंट्स होते हैं, ये इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक ग्रुप की यूनिटी ऑफ एक्शन को सिक्योर। तो आपका फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। अब जो आपका पर्पस रहता है कि जो आपने परफॉर्मेंस है वो आप स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो, वो कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए रहता है। ठीक है, अब जो करेक्टिव मेजर्स जो है ना, वो सारी डेविएशंस को मैच करने चाहिए। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस में सारा अच्छे से आपको देखना होता है। तो ठीक है, ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स। अब इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है जो काफ़ी ज़रूरी होता है, इसमें उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सामने आप टेबल देख सकते हो। बेसिक में आपको जरा सा बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो है ये मैनेजर जो है अच्छे से एफर्ट्स अपने डालता है, जबकि कोऑपरेशन जो है ये वॉलंटरी एटीट्यूड होता है यार मेंबर्स का। कोऑर्डिनेशन जो है इसमें आपको सारा ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स का। कोऑपरेशन में कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं यार, जो एम्प्लॉयज़ वॉलंटरीली करते हैं। कोऑर्डिनेशन में जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक साथ काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, कोऑपरेशन जो है वॉलंटरी होती है नेचर में, वही बात इसमें बार बार कही जा रही है। और ये लोगों को एक साथ आने की जो इच्छा होती है उससे राइज करती है। कोऑर्डिनेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस पे होती है, कोऑपरेशन इनफॉर्मल होती है। कोऑर्डिनेशन जो है उसमें लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, दिल से काम करना होता है, डिपार्टमेंट्स वगैरह को भी इम्प्रूव किया जाता है
अपने बिजनेस के रिजल्ट के लिए। कोऑपरेशन जो है उसमें कोऑर्डिनेशन के बिना कोई मतलब नहीं है, वो भी फ्रूटलेस बन जाती है। कोऑपरेशन अलग से अगर आप करते हो सिर्फ कोऑपरेशन, तो उसे इम्बैलेंस ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजर्स करवाते हैं, कोऑपरेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ खुद करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निक्स या फिर मैकेनिज्म्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे टोटल आपको 8 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। आइए फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है क्लियरली डिफाइंड गोल्स। जो गोल्स एंटरप्राइज के वो अच्छे से आपको क्लियरली डिफाइन करने हैं। हर इंडिविजुअल को जो एंटरप्राइज में है उसको पता होना चाहिए, और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके क्या कंट्रीब्यूट करना है अपनी जॉब में इन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। यूनिटी ऑफ पर्पस जो है बहुत ज़रूरी है ताकि कोऑर्डिनेशन अचीव की जा सके। सेकंड पॉइंट होता है क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, एक अथॉरिटी की एक लाइन होती है हर एंटरप्राइज में, जिससे ये इंडिकेट किया जाता है कि कौन किसको अकाउंटेबल है। जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से डिफाइन करी जानी चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन अचीव किया जा सके। अच्छे से आपको अथॉरिटी के रिलेशनशिप्स बताने हैं, जो रिलेशनशिप है उनको आपको बताना है ताकि कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएं। मतलब जैसे यार लाइन और स्टाफ वगैरह में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अलग अलग पोजीशंस में होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट होता है प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। अब देखो, अगर जो आपने वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ वगैरह लेकर दिए, ये काफ़ी एक, जैसे मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए। इसमें क्या है ना कि यूनिफॉर्मिटी आती है एक्शन में, क्योंकि हर बंदे को पता है कि क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसको सेम सेंस में वो समझता है। ये नहीं कि उसको कोई कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट होता है आपका कोऑपरेशन। तो इस जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑपरेशन के थ्रू अकम्पनी किया जाना चाहिए। मतलब दोनों साथ साथ आपके यहाँ पे चलेंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ना मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। और ये नहीं है भैया अपने से मतलब रखा, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उनको अंदर से होना चाहिए। कोऑपरेशन जो है वो कैसे आएगा, ताकि आप हार्मोनियस रिलेशनशिप्स रखें लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको एनकरेज करें यार कि इनफॉर्मल आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ, फॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह भी आप सामने आपस में बातें करते रहो, और जो है आइडियाज़ वगैरह को और व्यूज़ वगैरह हैं वो टॉप लेवल के साथ डिस्कस करो। तो कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की एक चाबी है। अब जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एंटरप्राइज में, वो जो है रिलायबल होने चाहिए ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ सके रिसीवर्स के माइंड में। अब जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो इनकरेज किए जाने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट होता है इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। मैनेजमेंट जो है वो बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव कर सकती है? इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन के थ्रू। इफेक्टिव लीडरशिप में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करी जाती है कहाँ? प्लानिंग स्टेज पे भी और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी। जो इफेक्टिव सुपरविजन है वो भी नेसेसरी है ताकि प्रॉपर डायरेक्शन में इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ को गाइड किया जा सके। सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे आपका आता है कमिटीज़ का। अब जो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं जिसमें मेंबर्स आते हैं इंटर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स से, वो आपको सेटअप किया जाना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन अचीव की जा सके। ऐसी कमिटीज़ जो है रेगुलर इंटरवल्स पे मिलती रहती है ताकि डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज़ वगैरह हैं उनको सॉल्व किया जा सके, कुछ सूटेबल मेजर्स दिए जा सकें उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहली लाइन में क्या कहा था कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं जिसमें इंटर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, यानी जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स में से मेंबर्स आए और एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना ले। ठीक है, उसको सेटअप किया जाना चाहिए। एट्थ और लास्ट पॉइंट है लाइसन ऑफिसर्स। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसमें लाइसन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो डिपार्टमेंट के साथ टच में रह सकें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो पूरा किया जा सके, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको इंटीग्रेट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो लाइसेंस ऑफिसर जो है वो कैसे एक्ट करेगा? लिंकिंग पिन्स की तरह से, ताकि जो स्मूथ रिलेशंस हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में वो मेंटेन किए जा सके। क्या वो उसमें रहता है कि वो बेटर कोऑर्डिनेशन होएगी डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइमली पूरा कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये ना लाइसेंस ऑफिसर का काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे पूरा हो गया और ये चैप्टर जो है हमारा ये भी पूरा हो गया। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। कैसे लगा आपको वीडियो यार? सब कुछ समझ आ रहा है ना? अगर वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए